हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2013 से लेकर अब तक 2025 तक हम सब पीवाईक्यू करवाएंगे। अगर आपने सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया तो हमें गारंटी के साथ दावा करते हैं कि आपको यूपीएससी के चारों पेपरों में जीएस के हल करने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। बशर्ते आपको आंसर राइटिंग को पढ़ना है, पढ़ने के बाद याद करना है, याद करने के बाद लिखना है, तब परीक्षा हॉल में बैठना है। अब हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। सबसे पहले हम स्मार्ट नगर के बारे में बताएं। भारत में तीव्र नगरीकरण के कारण शहर आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्र बन गए हैं, परंतु अधिकांश नगर यातायात जाम, प्रदूषण, अव्यवस्थित आवास, जल संकट, अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाओं तथा कमजोर शहरी अवसंरचना जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों के समाधान एवं नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन प्रारंभ किया गया। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन के उद्देश्य के बारे में देखें। क्या क्या स्मार्ट सिटी के उद्देश्य है? नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, सतत एवं समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जल बिजली स्वच्छता, परिवहन एवं डिजिटल सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन करना, आर्थिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन करना। ये स्मार्ट सिटी के उद्देश्य थे। अब हम स्मार्ट सिटी मिशन की रणनीति के बारे में देखेंगे। पहला है क्षेत्र आधारित विकास। पहला है रेट्रोफिटिंग, पुराने क्षेत्रों का सुधार, रीडेवलपमेंट, पुनर्विकास पर ध्यान देना, ग्रीन फील्ड विकास, नए क्षेत्रों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है पैन सिटी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग कर पूरे शहर में स्मार्ट समाधान लागू करना। अब हम तीसरा देखेंगे ई गवर्नेंस एवं नागरिक सहभागिता, ऑनलाइन सेवाएं, शिकायत निवारण और जन भागीदारी को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट है स्मार्ट गतिशीलता एवं पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन, गैर मोटर चालित परिवहन, ऊर्जा दक्षता एवं हरित अवसंरचना शामिल हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन केवल तकनीकी उन्नयन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि नागरिक केंद्रित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास का मॉडल है। प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय स्थिरता और जन सहभागिता के माध्यम से यह भारत के शहरों को अधिक रहने योग्य, प्रतिस्पर्धी एवं भविष्य उन्मुख बना सकता है।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रादेशिकता का क्या आधार है? क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया? आप अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। अब हम भूमिका पर चलते हैं। प्रादेशिकता वह भावना है जिसमें किसी क्षेत्र के लोग अपनी विशिष्ट पहचान, हितों एवं संसाधनों की रक्षा हेतु राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक मांगें प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संघ की विविधता के कारण प्रादेशिकता एक स्वाभाविक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है, परंतु इसका स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रादेशिकता के आधार देखेंगे। पहला पॉइंट है भौगोलिक भिन्नता। पर्वतीय, तटीय, मरुस्थलीय क्षेत्रों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान देखें। तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में क्षेत्रीय अस्मिता हमें देखने को मिलते हैं। अब हम ऐतिहासिक कारक देखेंगे। पूर्व रियासतों एवं विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभवों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आर्थिक हित, संसाधनों, रोजगार एवं निवेश में हिस्सेदारी की मांग बढ़ रही है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय नेतृत्व एवं स्वायत्तता की आकांक्षा। अब हम क्या असमान विकास ने प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया है? हाँ, विकास के लाभों के असमान वितरण ने प्रादेशिकता को मजबूत किया है। पहला पॉइंट है क्षेत्रीय विषमताएं। पश्चिमी एवं दक्षिणी राज्यों की तुलना में कुछ पूर्वी एवं मध्य भारतीय क्षेत्रों का पिछड़ापन। अलग अलग आंदोलनों का उदय। झारखंड, उत्तराखंड और तेलंगाना की मांगों में विकासात्मक उपेक्षा प्रमुख कारण रही है। अगला पॉइंट है संसाधनों के दोहन की भावना। खनिज संपन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को अपेक्षित लाभ न मिलना। फिर रोजगार एवं अवसंरचना में असंतुलन के बारे में देखें। क्षेत्रीय असंतोष और पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा मिला। हालांकि केवल आर्थिक असमानता ही कारण नहीं है, सांस्कृतिक, भाषाई एवं राजनीतिक कारक भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रादेशिकता का आधार बहुआयामी है, किंतु विकास के लाभों का असमान वितरण इसे तीव्र बनाने वाला प्रमुख कारक रहा है। अतः संतुलित क्षेत्रीय विकास, सहकारी संघवाद तथा समावेशी शासन के माध्यम से प्रादेशिक आकांक्षाओं को राष्ट्रीय एकता के साथ समन्वित करना आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है वायु संहति की संकल्पना की विवेचना कीजिए तथा विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम भूमिका पर चलते हैं। वायु संहति एयर मास वायुमंडल का वह विशाल भाग है जिसकी तापमान एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं क्षैतिज दिशा में लगभग समान होती हैं। इसका निर्माण विस्तृत एवं समरूप स्रोत क्षेत्रों जैसे महासागर, मरुस्थल, हिमाच्छादित प्रदेश आदि पर होता है। जलवायु विज्ञान में वायु संहतियाँ मौसम एवं जलवायु परिवर्तन की प्रमुख नियंत्रक मानी जाती हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। वायु संहति की संकल्पना। पहला पॉइंट है तापमान एवं आर्द्रता की समान विशेषताओं वाली विशाल वायु राशि। दूसरा है प्रमुख प्रकार देखेंगे। महाद्वीपीय, ध्रुवीय, शीपी, शीत एवं शुष्क, समुद्री उष्णकटिबंधीय यमटी, गर्म एवं आर्द्र, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय सीटी,
गर्म एवं शुष्क, समुद्री ध्रुवीय एमपी शीत एवं आर्द्र धाराएं हमें देखने को मिलती हैं। अब हम विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों में भूमिका के बारे में देखेंगे। क्या क्या भूमिका है इनकी। पहला पॉइंट है तापमान नियंत्रण। ध्रुवीय वायु संहतियाँ शीतलहर तथा उष्णकटिबंधीय वायु संहतियाँ गर्म परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। दूसरा पॉइंट है वर्षा वितरण। आर्द्र समुद्री वायु संहतियाँ वर्षा एवं आर्द्र जलवायु को बढ़ावा देती हैं। तीसरा पॉइंट है मौसमी परिवर्तन। विभिन्न वायु संहिताओं के आगमन से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। चौथा है वायुमंडलीय विक्षोभ। विभिन्न वायु संहिताओं के मिलन से वाताग्र बनते हैं जिससे चक्रवात एवं वर्षा होती है। अब हम मानसून पर प्रभाव के बारे में देखें। भारत में समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु संहतियाँ मानसूनी वर्षा का आधार हैं। अब हम चरम मौसमी घटनाएं देखें। शीतलहर, लू, तूफान तथा सूखे जैसी घटनाएं वायु संहिताओं के प्रभाव से जुड़ी होती हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। वायु संहिताएं वैश्विक एवं क्षेत्रीय जलवायु प्रणाली की आधारभूत इकाई हैं। इनके संचलन एवं पारस्परिक अंतःक्रिया से तापमान, वर्षा तथा मौसमी दशाओं में व्यापक परिवर्तन होते हैं। अतः जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान के अध्ययन में वायु संहिताओं का विशेष महत्व है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है। कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न में भूस्खलन के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसके कारणों के बारे में बताएं, उसके बाद उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। हिमालय विश्व के नवीनतम एवं सक्रिय वलित पर्वत है जहां भूगर्भीय अस्थिरता, तीव्र ढाल तथा मानवीय हस्तक्षेप के कारण भूस्खलन की घटनाएं बार बार घटित होती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। हिमालय में भूस्खलन की अधिक प्रवणता के कारण पहला है नवीन एवं कमजोर भू संरचना। चट्टानें अपरिपक्व एवं भ्रंशों से युक्त हैं। दूसरा पॉइंट है भूकंपीय सक्रियता। भारतीय एवं यूरेशियाई प्लेटों के अभिसरण से क्षेत्र भूकंप प्रवण है। तीसरा पॉइंट है तीव्र ढाल एवं गहरी घाटियाँ। गुरुत्वीय बल के कारण मृदा एवं शैलखंडों का खिसकना। चौथा है अत्यधिक वर्षा एवं बादल फटना। संतृप्त मृदा ढालों को अस्थिर बनाती हैं। वनों की कटाई एवं अवैज्ञानिक कृषि मृदा बंधन क्षमता में कमी आती है। छठा पॉइंट है अनियोजित विकास गतिविधियाँ। सड़क निर्माण, सुरंग खनन तथा जल विद्युत परियोजनाएं ढालों की स्थिरता को प्रभावित करती हैं। सातवां पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। हिमनदों के पिघलने एवं चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि से जोखिम बढ़ा है। अब हम अल्पीकरण के उपाय के बारे में बताएंगे। भू संवेदनशील क्षेत्रों का भूस्खलन जोखिम मानचित्रण करना, ढाल स्थिरीकरण, रिटेनिंग वाल एवं उचित जल निकासी व्यवस्था करना, वनीकरण एवं जैव इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करना, निर्माण गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक भू तकनीकी आकलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। छठा है एनडीएमए तथा राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019 का प्रभावी क्रियान्वयन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के समन्वित दृष्टिकोण द्वारा ही भूस्खलनों के
दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अनुरूप वैज्ञानिक योजना एवं पर्यावरणीय संरक्षण हिमालयी पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा, स्पष्ट कीजिए। हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। भूमि एवं जल संसाधन मानव जीवन तथा आर्थिक गतिविधियों के आधार हैं। इनके अव्यवस्थित दोहन से बाढ़, सूखा, भूस्खलन, मृदा अपरदन, जल संकट तथा खाद्य असुरक्षा जैसी मानव जनित एवं प्राकृतिक विपत्तियों की तीव्रता बढ़ती है। अतः इन संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत प्रबंधन आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भूमि एवं जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन से विपत्तियों में कमी के उपाय के बारे में देखेंगे। क्या क्या उपाय करने चाहिए। पहला है, जलागम क्षेत्र प्रबंधन से भूजल पुनर्भरण बढ़ता है तथा सूखे की संभावना घटती है। दूसरा पॉइंट है, वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण से पेयजल संकट और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव कम होते हैं। तीसरा पॉइंट है, नदी तटों, आर्द्र भूमियों एवं बाढ़ मैदानों का संरक्षण बाढ़ की तीव्रता को नियंत्रित करता है। चौथा पॉइंट है, वनीकरण तथा मृदा संरक्षण उपाय भूस्खलन एवं मृदा अपरदन को कम करते हैं। पांचवा पॉइंट है, सतत कृषि पद्धतियों भूमि की उर्वरता बनाए रखकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। छठा पॉइंट है, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन IWRM विभिन्न क्षेत्रों में जल के न्यायसंगत एवं कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है। सातवां पॉइंट है, GIS रिमोट सेंसिंग एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा आपदा तैयारी को सुदृढ़ करती हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान तथा महाराष्ट्र के जल युक्त शिवार अभियान ने जल उपलब्धता बढ़ाकर सूखे के प्रभाव को कम करने में योगदान दिया। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। भूमि एवं जल संसाधनों का समन्वित, सहभागी एवं सतत प्रबंधन आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने का प्रभावी माध्यम है। अतः आपदा प्रबंधन से अधिक महत्वपूर्ण आपदा पूर्व संसाधन प्रबंधन की अवधारणा को अपनाना समय की आवश्यकता है। स्टडी IAS विद RK यादव में धन्यवाद।